चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को आमंत्रित करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों ये पूर्णतः गरीब गांव के गरीब युवाओं के लिए बनाया गया चैनल है। दोस्तों यहाँ आपसे 1 रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा। दोस्तों अब ये चैनल पूर्णतः जो है यूपीएससी पर फोकस करने वाला है। दोस्तों यूपीएससी निकालने के लिए, ताकि दोस्तों एसी वाले नहीं, गाँव के जो धूप में मेहनत मजदूरी करते हैं वो आईएएस बने। दोस्तों वो जो है जिला अधिकारी बने, सांसद विधायक बने, तब जो है ये देश का सिस्टम सुधर सकता है। इसलिए दोस्तों ये चैनल पूर्णतः गांव के युवाओं के लिए समर्पित है। और इस चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यहाँ आपसे 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा। आज दोस्तों हम देखेंगे सामान्य अध्ययन 2021 का प्रश्न पत्र 1 में दोस्तों इतिहास भूगोल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुख्य परीक्षा दोस्तों यहाँ देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है हम शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट दोस्तों 1 सेकंड भी नहीं करना है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, चलिए दोस्त देखिए, पहला प्रश्न है भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा था तो कई चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा समय लग जा रहा है। तो दोस्तों हम जो है स्पीड थोड़ा बोलने का ज्यादा तेज रखेंगे। दोस्तों आपको समझाने का तरीका जहाँ दोस्तों जहाँ लगेगा वहाँ जो है मैं तेजी से समझाऊंगा। दोस्तों बहुत धीरे धीरे भी चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा चलते हैं दोस्तों कि मीडियम क्लास में चलेंगे, ना बहुत तेज ना बहुत धीमे। तो दोस्तों आप थोड़ा पूरा ध्यान केंद्रित यहाँ करिएगा दोस्तों, तब जो है आप जो है इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति साहित्य की जो प्रकृति है, जो भक्ति साहित्य है, वो जो है उसका मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में, मतलब दोस्तों भारत की संस्कृति जो है, भारत का रहन सहन खान पीन बोल चाल भाषा, उसको संस्कृति बोलते हैं। उसमें भक्ति साहित्य ने क्या योगदान दिया है, भक्ति साहित्य ने उसमें कैसे सुदृढ़ किया है, भक्ति साहित्य ने उसमें कैसे बेहतरीन किया है, ये हमें बताना है दोस्तों। 150 शब्दों में लिखना है। 10 अंक का है, 2021 में पूछा गया है आईएएस मुख्य परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। उत्तर, मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति साहित्य ईश्वर की भक्ति के नए रूप को दर्शाता है। दोस्तों मध्यकालीन भारत की ये बात है, किसमें कौन सी भारत की बात है दोस्तों? मध्यकालीन भारत की ये जो है कहानी है, मध्यकालीन भारत की ये कहानी है दोस्तों। और इसमें कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति साहित्य ईश्वर की भक्ति के एक नए रूप को दर्शाता है। ईश्वर की जो पूजा की जाती है एक नया रूप, अर्थात भक्त और देवता के बीच एक व्यक्तिगत बंधन बनाता है। मतलब दोस्तों ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ने का बंधन बनाता है। भक्ति साहित्य की प्रकृति, भक्ति जो है गैर सांप्रदायिक। दोस्तों सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है? हिंदू मुस्लिम करना। तो दोस्तों ये संप्रदाय को नहीं मानता है, मतलब दोस्तों हिंदू मुस्लिम जाति धर्म को नहीं मानता है। अपरंपरागत दृष्टिकोण दोस्तों, अपरंपरागत दृष्टिकोण मतलब दोस्तों परंपरा से जो चली आ रही है उसको मतलब उसको न मान के अपरंपरागत दृष्टिकोण। और अंतर धार्मिक सद्भावना दोस्तों, दूसरे धर्म के जो लोग हैं उन्हें भी सम्मान देना, उन्हें भी जो है भाईचारा के साथ रहना। भक्ति साहित्य क्षेत्रीय बोलियों जैसे गैर कुलीन तत्वों के उपयोग से चिन्हित होती है। और भक्ति साहित्य दोस्तों क्षेत्रीय जो बोलियां होती हैं, भोजपुरी मैथिली, वो सब कुलीन तत्वों के भी चिन्हित करती है। तो ये सब ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति में भक्ति साहित्य का क्या योगदान रहा है, भारत की संस्कृति में भक्ति साहित्य ने क्या योगदान दिया? तो इसने समानता का उपदेश दिया। इन्होंने कहा, भक्ति साहित्य ने कहा कि भाई सब लोग समान है, कोई ऊंची जाति छोटी बड़ा कुछ भी नहीं है। यह उस वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत था जहां समाज धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर विभाजित था। दोस्तों जब मध्यकाल था तो उसमें लोग जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के नाम पर जो है भेदभाव करते थे। लेकिन भक्ति साहित्य कहता है कि कोई भेदभाव नहीं करना है। दोस्तों इन सब के विपरीत था। इसने समाज में सभी के लिए प्रेम देखभाल और स्नेह आदि जैसे मूल्यों पर नियमित सार्वभौमिक भाईचारा का प्रचार किया। इसने कहा कि भाई जो है सब लोग प्रेम से रहेंगे, स्नेह से रहेंगे। अब ये मूल्य इसने विकसित किया। मतलब दोस्तों ये जो है सहिष्णुता का जो है तत्व निर्मित कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। इसने धर्म और समाज में विद्यमान कुरीतियों को प्रतिबंधित किया। दोस्तों जो भी कुरीतियां थी, जो भी चीजें बेकार की थी, जो भी चीजें दोस्तों मतलब समाज के लिए गंदगी फैला रही थी, समाज में नुकसान पहुंचा रही थी, उनको प्रतिबंधित करना, रोक लगाना। जैसे दोस्तों सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, बहु विवाह हुआ, इन सबको रोक लगाना। भक्ति साहित्य पहले के भक्ति साहित्य से एक महत्वपूर्ण विराम का प्रतिनिधित्व करता था जो संस्कारों और कर्म कांड पर केंद्रित था और ज्यादातर संस्कृत में लिखा गया था। दोस्तों ये संस्कार, जो हमारे संस्कार दिए जाते हैं माता पिता से, जैसे बड़ों का पैर छुओ, और कर्म कांड जो होता है दोस्तों उस पर केंद्रित था और ज्यादातर संस्कृत में लिखा गया था। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में योगदान देने के अलावा दोस्तों भक्ति साहित्य ने क्षेत्रीय विकास, जो क्षेत्र का विकास है, क्षेत्र की जो भाषा है दोस्तों उसको भी विकास में योगदान दिया। देने के अलावा भक्ति साहित्य ने आम लोगों के बीच आध्यात्मिकता को लोकप्रिय बनाया। आम लोगों के बीच आध्यात्मिकता दोस्तों
मतलब जो है पूजा पाठ जो आध्यात्मिकता है उसको लोकप्रिय बना। तो दोस्तों अगर भक्ति साहित्य को पूछा जाए कि रियल में भक्ति साहित्य मतलब इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाए कि भाई भक्ति साहित्य क्या है, तो दोस्तों आपको एक बात अगर याद है तो आप भक्ति साहित्य को दोस्तों ये पूरा आंसर लिख सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखने की जरूरत है दोस्तों, वह है सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब दोस्तों सभी को समान दृष्टिकोण से देखना। और दोस्तों जब कोई समान दृष्टिकोण से देखेगा तो दोस्तों एक तरीके से ये नास्तिकता के रूप में जान सकते हैं। दोस्तों नास्तिकता का नास्तिक नहीं था लेकिन एक नास्तिकता का या दोस्तों प्यार की भावना। तो सहिष्णुता या जो है दोस्तों अहिंसा का अगर दो चीजें वर्ड याद रखें तो दोस्तों भक्ति। अब दोस्तों ये उत्तर लिखने के लिए बस दो ही शब्द याद रखिए, सहिष्णुता या अहिंसा, और उसी पर दोस्तों लपेट के लिख दीजिए ये उत्तर। कोई भी रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कुछ जो प्रश्न होते हैं उसमें एक दो शब्द आपको पकड़ना होता है, क्योंकि दोस्तों इतने शब्द आप याद कर ही नहीं सकते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला दोस्तों कह रहा है दूसरा प्रश्न, यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान तथा विकास की रेखांकित कीजिए। मतलब दोस्तों यंग बंगाल जो चालू किया गया और ब्रह्म समाज 1828 में दोस्तों राम मोहन राय ने, ये दोनों दोस्तों जो संस्थाएं थी यंग बंगाल और ब्रह्म समाज, ये कह रहा है कि विशेष सामाजिक धार्मिक सुधार। दोस्तों समाज में इन्होंने सुधार किया, धर्म में इन्होंने सुधार किया, और दोस्तों ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान, दोस्तों ये आंदोलन किए और समाज और धर्म में सुधार किए तथा विकास को रेखांकित कीजिए कि इन्होंने समाज और धर्म में किस प्रकार सुधार किया और इससे कैसे विकास हुआ। चलिए उत्तर, 19वीं शताब्दी के अंत में मतलब आते आते कई यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास, दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य का अध्ययन शुरू किया। मतलब दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंत में कई यूरोपीय जो यूरोप से और भारतीय विद्वान ने, जो भारत के विद्वान थे, विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास, जो प्राचीन भारत का इतिहास था, दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य का अध्ययन शुरू किया। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, दर्शन का, विज्ञान का, धर्म का और साहित्य का अध्ययन शुरू कर दिया। भारत के अतीत के गौरव के इस बढ़ते ज्ञान ने, दोस्तों जब ये सब जो अतीत जो पिछला हमारे परंपरा से थे उनके जब ज्ञान बढ़ने लगे, उनका मतलब ज्ञान का मतलब दोस्तों जब वो पढ़े और उन्होंने जो है उनसे कुछ सीखा, ज्ञान बढ़ने लगे, ठीक है। ज्ञान ने भारतीय लोगों को अपनी सभ्यता पर गर्व की भावना प्रदान की। मतलब दोस्तों भारत की जो सभ्यता थी उस पर जो है गर्व की भावना प्रदान करने लगा। मतलब दोस्तों गर्व की भावना का मतलब, तो देखिए दोस्तों यहाँ भारत के अतीत के गौरव को इस बढ़ते ज्ञान ने, दोस्तों जब भारत का अतीत का जो गौरव था दोस्तों, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के बारे में लोगों ने जब पढ़ा दोस्तों, अपने इतिहास को, अपनी जो है पुरानी पीढ़ी के दोस्तों बहुत सारे ज्ञान छिपे हुए हैं दोस्तों। हमारे पूर्वज जो बहुत ही टैलेंटेड थे, चाहे दोस्तों आप जो है आयुर्वेद में देख लीजिए, तो उन्होंने जब उनके ज्ञान को पढ़ा दोस्तों, जब उन्होंने अतीत के गौरव को बढ़ते ज्ञान ने भारतीय लोगों को अपनी सभ्यता पर गर्व की भावना प्रदान की कि हमारे चंद्रगुप्त जैसे राजा थे, चाणक्य जैसे महान शिक्षक थे, और इसके बाद अशोक महान जैसे लोग थे, तो उन्हें जो है गर्व की भावना प्रदान की। उन्होंने कट्टरता, अंधविश्वास और पुरोहित वर्ग की पकड़ पर हमला किया, और दोस्तों तब उन्होंने कहा कि ये कट्टरता जो है, जो हिंदू मुसलमान है, अंधविश्वास है, जाति धर्म है, ये सब जो है पुरोहित वर्ग जो है दोस्तों, जो पुरोहित वर्ग एक जो है एक जाति को जो है दूसरी जाति के नीचे काम करने के लिए ही लगा दिया गया, इस पर हमला किया। हमला किया मतलब दोस्तों इसकी बुराई करना चालू किया, इसकी निंदा करना चालू किया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समग्र रूप से धार्मिक और सामाजिक दोनों बुराइयों के संदर्भ में पारंपरिक संस्कृति के पिछड़े तत्वों के खिलाफ था दोस्तों। ये जो आंदोलन चलाया गया समाज और धर्म को सुधारने का, वो समग्र रूप से, पूर्ण रूप से जो है धार्मिक और सामाजिक, धर्म और समाज दोनों की बुराइयों को दोस्तों, समाज और धर्म में जो भी बुराई थी उसके संदर्भ में पारंपरिक संस्कृति के, जो हमारी परंपरा से संस्कृति आ रही है चलते हुए, और पिछड़े तत्वों के खिलाफ थी दोस्तों। कुछ ऐसी संस्कृति थी हमारी पिछली, मतलब दोस्तों वो बहुत ही बेकार थी, जैसे बहुविवाह, सती प्रथा, उसके तत्वों के, उसके खिलाफ जो है आवाज उठाए। राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने कहा कि ये मूर्ति पूजा बेकार है, मूर्तियों की पूजा करना बंद करो। सती प्रथा का, जो पति के साथ जो है जल के मर जाती थी औरतें, उनका विरोध किया। बहुविवाह, जो बहुत से एक पुरुष जो है बहुत सी स्त्रियों से विवाह करता था, उसका भी उन्होंने
विरोध किया और जाति व्यवस्था के दुरुपयोग की निंदा की और कहा कि ये जो जाति बना रखे हो कि कोई जो है नाई होगा, कोई कुम्हार होगा, कोई जो है क्षत्रिय होगा, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया और राजा राम मोहन ने कहा कि हिंदू जो महिलाएं हैं उनको पुनः विवाह करने का अवसर मिलना चाहिए। किया अगस्त 1828 में राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की 1828 ईस्वी में, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज नाम दिया गया। जिसे बाद में क्या नाम दिया गया? ब्रह्मो समाज का नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला दोस्तों आते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित डिरोजियो एक क्रांतिकारी बौद्धिक आंदोलन से उभरा। दोस्तों ये डिरोजियो जो था ना, बंगाल में आके दोस्तों शिक्षा दे रहे थे और ये दोस्तों फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन? प्रेरित डिरोजियो दोस्तों। अब ये बंगाल में आके भारतीय युवाओं को क्या दे रहे थे? शिक्षा। तो बौद्धिक आंदोलन से उभरा तथा यंग बंगाल आंदोलन के तहत उसने दोस्तों यंग बंगाल जो आंदोलन चल रहा था उसके तहत उसने अपने विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी पढ़ने जाते थे भारत के, उनको स्वतंत्र रूप से और तर्क संगत रूप से सोचने। दोस्तों आप कभी मूवी देखिएगा भारत की खोज, उसमें दोस्तों दिखाया गया है कि वो तर्क रूप से सोचने की बात करते थे कि भाई तुम जो है जो चीज़ें पहले से चली आ रही है उस पर विश्वास मत करो, क्या चीज़ें तर्क के द्वारा जो है सोचो। सभी अधिकारों पर सवाल उठाने, जो अधिकार हैं दोस्तों उन पर सवाल उठाने, स्वतंत्रता समानता और स्वतंत्रता से प्यार करने। उन्होंने कहा कि तुम स्वतंत्रता से समानता से प्यार करो, स्वतंत्रता से समानता से प्यार करो, मतलब दोस्तों स्वतंत्र रहो, समान रहो और पतनशील रीति रिवाजों और परंपराओं का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों कहा कि जो बेकार की रीति रिवाज है, परंपराएं जो हमारे बाप दादा चला रहे हैं उसको खत्म करो। जो बेकार की रीति रिवाज है दोस्तों, जैसे जो है जाति धर्म में छुआछूत का रीति रिवाज था उनको। ब्रिटिश भारत में विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने, जो ब्रिटिश भारत था, जो ब्रिटिश भारत मतलब दोस्तों भारत गुलाम था ब्रिटिशों का, तो ब्रिटिश भारत ने सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने केवल भारतीयों में सुधार किया बल्कि भारत के राष्ट्रवाद का भी उदय किया। दोस्तों भारतीयों के, भारत के लोगों में तो सुधार किया लेकिन दोस्तों भारत को राष्ट्रवाद का उदय किया। भारत के लोगों में एक राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जगाई। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। दोस्तों भारत की जो राजा रजवाड़े थे दोस्तों, जो राज्य थे उसमें राजा जो है शासन करते थे, तो उनको दोस्तों एकीकरण, दोस्तों 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ राजा ऐसे थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, तो उनको मिलाने के लिए दोस्तों मुख्य प्रशासनिक मुद्दे, प्रशासन ने क्या किया एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। उस समय जो समाज में जो सांस्कृतिक समस्या थी उसको बताना है दोस्तों। चलिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर रियासतों का भारत में एकीकरण। दोस्तों संध्या मतलब शाम को, स्वतंत्रता की शाम को रियासतों का भारत में एकीकरण भारतीय अधिकारियों के लिए एक कठिन कार्य था। दोस्तों भारत के अधिकारियों को कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जो राजा अलग अलग शासन कर रहे हैं एक छोटे क्षेत्रों में, उन सबको मिलाओ। 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर 652 राज्यों के शासकों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मतलब दोस्तों 652 राज्य जो थे, छोटे छोटे राजा शासन करते थे, वो सब भारत में मिल गए, लेकिन जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद के जो राजा थे वो अभी नहीं मिले थे। कश्मीर पर एक हिंदू शासक का शासन था। कश्मीर में दोस्तों एक कौन राजा था? हिंदू, और उसके पास मुस्लिम बहुमत था। लेकिन दोस्तों वहाँ जो रहने वाले लोग थे उनकी संख्या किसकी ज़्यादा थी? मुस्लिमों की। राजकुमार ने राज्य को मतलब राजा ने राज्य को एक स्वायत्त इकाई के रूप में देखा और वह भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से हिचकिचा रहा था। अंग्रेजों ने कहा था राजाओं को कि भाई तुम भारत में मन करे भारत में शामिल हो जाना, पाकिस्तान में मन करे पाकिस्तान में शामिल हो जाना, और मन करे तो दोनों में मत शामिल होना, स्वयं का ही राज्य बना के अपना चलाना, एक अलग देश बना लेना। तो दोस्तों ये जो राजा था हिंदू कश्मीर का, वो दोनों पाकिस्तान और भारत किसी में शामिल नहीं होना चाहता था। हैदराबाद एक संप्रभु राज्य बनना चाहता था, और हैदराबाद भी दोस्तों क्या बनना चाहता था? एक देश बनना चाहता था। हैदराबाद के तेलुगु भाषी लोगों और उर्दू भाषी और मराठी भाषी क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक अंतर था। मतलब दोस्तों 3 भाषा बोलने वाले हैदराबाद में थे, तेलुगु, उसके बाद उर्दू, उसके बाद मराठी।
तो दोस्तों ये जो है 3 भाषा बोलने वाले, तो 3 इनकी संस्कृतियाँ बन गई। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, और जो जूनागढ़ के नवाब थे वो भारत में शामिल न हो के पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, मतलब पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, जूनागढ़ के जो नवाब थे कहाँ मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में। लेकिन उनके लोगों ने भारतीय संप्रभुता की प्राथमिकता दी। मतलब राजा तो चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मिले, लेकिन जो लोग थे वहाँ के उस राज्य के, वो कह रहे थे कि हम भारत में मिलेंगे। इसके अलावा विशेषाधिकारों की सीमा को बनाए रखा जाना, मुआवजे की प्रकृति, दोस्तों विशेषाधिकार जो राजाओं का था वो बनाए रखा गया कुछ समय तक कि राजा जो आपको पेंशन मिलेगा, ये वो मिलेगा। और मुआवजे की प्रकृति और राजकुमारों के बीच पदानुक्रम, पृथ्वी पर आदि विवाद के मुद्दे थे दोस्तों। पृथ्वी पर जो है, अंत में भारत स्मार्ट कूटनीति, मतलब दोस्तों बहुत टैलेंट तरीके से अनुनय, मतलब दोस्तों उनका अनुनय करके राजाओं को कहा कि भैया तुम मान जाओ, तो अनुनय किया और बल के प्रयोग, दोस्तों जो नहीं माना उसके ऊपर सीधा बल का प्रयोग किया गया कि मतलब जो है बल प्रयोग करके मिला लिया गया। माध्यम से स्वतंत्रता के कुछ वर्षों के भीतर भी, जब देश स्वतंत्र हुआ उसके कुछ वर्ष के भीतर भी सभी रियासतों को अपने क्षेत्र में शामिल करने में सफल रहा दोस्तों। जितने भी राजे रजवाड़े थे सबको भारत में मिला लिया गया। अगला दोस्तों चौथा प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे दोस्तों हिमालय क्षेत्र, हिमालय पर, और जो पश्चिम का घाट है दोस्तों, ये महाराष्ट्र वाला जो नीचे का क्षेत्र है, वहां का रहा है कि भूस्खलन होता है। भूस्खलन मतलब दोस्तों भूमि का पूरी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह चला जाना दोस्तों। मतलब भूमि जो है सरक जाती है, पेड़ पौधे सब कुछ चीज लेकर। तो विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब हिमालय क्षेत्र पश्चिम घाट में जो भूस्खलन होता है उसमें विभिन्न कारण दोस्तों, कारण क्या है और अंतर क्या है दोस्तों दोनों जगह भूस्खलन का, वह स्पष्ट हमें करना है। चलिए दोस्तों, भूस्खलन भूकंप या भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, भूस्खलन होने का सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं है, मानवकृत कारण है दोस्तों। जोशीमठ में अभी जो घटना हुई दोस्तों उत्तराखंड में, तमाम जगह दोस्तों पहाड़ों पर भूस्खलन होता है, जिसमें लोगों के घर जो है चिपक जाते हैं, मतलब क्रैक कर जाते हैं, या दोस्तों पूरा घर ही घर ढह जाता है। और लोग तो है दोस्तों धीरे धीरे पहाड़ों पर जब आबादी ज़्यादा हो जाती है, वजन ज़्यादा होता है, तो पहाड़ पर दोस्तों ये चीज़ें जो है होने लगती है। या दोस्तों पहाड़ों को काटा जाता है, या जो है उसमें रास्ते बनाए जाते हैं पहाड़ों को काट के दोस्तों, इस कारण भूस्खलन होता है। या दोस्तों अधिकतम बारिश हो जाए दोस्तों तो मिट्टी गीली हो जाती है मिट्टी, इसके कारण भूस्खलन होता है। तथा चट्टान मलबे के रूप में संकट पैदा करते हैं दोस्तों। जब भूस्खलन होगा तो जो चट्टान होगा, जो मिट्टी होगी, वो सड़क पर आ जाएगी और इससे संकट पैदा होगा। भारत में कुल भूमि का 12.6% भूस्खलन प्रवण है। मतलब दोस्तों भारत में जितनी भी भूमि है 100%, उसमें से 12% लगभग भूस्खलन प्रवण है। 12% जगहों पर भूस्खलन होता है। भूस्खलन मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी घाटों में होता है, और सबसे ज्यादा जो है भूस्खलन कहाँ होता है दोस्तों? हिमालय क्षेत्र पश्चिमी घाट में, जहाँ हिमालयी क्षेत्र में घटनाएं टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण होती है। मतलब दोस्तों हिमालय क्षेत्र में जो टेक्टोनिक मूवमेंट होता है पृथ्वी के अंदर, उसके कारण होती है। वहीं पश्चिमी घाट में भूस्खलन मुख्य रूप से भारी बारिश की घटनाओं के कारण होती है। दोस्तों पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण जो है मिट्टी गीली हो जाती है दोस्तों, तो भूस्खलन हो जाता है। हिमालय पर्वत बेल्ट में गंभीर भूकंपीय गतिविधियों के अधीन विवर्तनिक रूप से अस्थिर युवा भूवैज्ञानिक संरचनाएं शामिल है। हिमालय जो है दोस्तों बहुत जल्दी ही बना है, युवा है अभी, मतलब हिमालय पर्वत बहुत जल्दी बना है दोस्तों। अब इसमें जो है भूकंप आता रहता है दोस्तों। ऐसे भूकंप आने से दोस्तों प्लेट विवर्तनिक जो होती है दोस्तों, वो जो है हिलती डुलती है, और इससे दोस्तों भूस्खलन होता है। हिमालय में खड़ी और तेज ढलान इस क्षेत्र में भूस्खलन के प्रमुख कारण है। और दोस्तों जो हिमालय है उसमें तेज ढलान दोस्तों, खड़ा हिमालय है, और दोस्तों खड़ा हिमालय से दोस्तों तेज ढलान होता है, और दोस्तों तेज ढाल पर भूस्खलन अधिक होता है। आपको भी पता है दोस्तों, आपको अगर दोस्तों खड़ा ढाल पर से गिरा दिया जाए तो आप तेजी से गिरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही कारण है। मानव जनित गतिविधियों से भी दोस्तों भूस्खलन होता है। जैसे जो है सड़क का निर्माण के लिए बस्तियां, दोस्तों सड़क बनाने के लिए निर्माण के लिए जो है बस्तियों के लिए कटाई करना, कटाई पेड़ पौधों की, मिट्टी की परत को ढीला करना दोस्तों। मिट्टी की जो परत है दोस्तों वो जकड़ी होती है, उसको अगर आपने ढीला कर दिया, पेड़ पौधे काट दिए दोस्तों, तो उससे जड़ें जो है, जो पेड़ पौधों की रोक रही थी मिट्टी को, वो नहीं रोक पाएगी। और वनस्पतियों के उतार चढ़ाव, वनों की कटाई, वन की कटाई, अनियंत्रित खनन दोस्तों, आप वहाँ जो है अनियंत्रित तरीके से खनन करेंगे
तो उसका भी खनन, विशेष स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की सघनता, कहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए, और पश्चिमी घाट में भूस्खलन के प्रमुख कारण है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों भूस्खलन के कारण है। अगला, गाडगिल समिति द्वारा की गई सिफारिश को भारत को सरकार लागू कर सकती है। क्षेत्र में बाधा डालने वाली गतिविधियों को रोकने की जरूरत है और भूस्खलन से निपटने के लिए पर्यावरणीय बहाली के उपायों को अपनाया जाना चाहिए। पर्यावरण को दोस्तों, पर्यावरण को जो है अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगला दोस्तों 5वां प्रश्न, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिए। मतलब दोस्तों गोंडवाना लैंड दोस्तों, यहाँ जो है आपको काफ़ी जो है खनन में दोस्तों चीज़ें मिलती हैं। इसके बावजूद भी हमारी जो खनन से जीडीपी में जो योगदान है वो मात्र जो है बहुत कम मात्रा में दोस्तों दे पाता है, जबकि हमारे पास काफ़ी खनिज चीज़ें हैं। तो इसके विवेचना करना है दोस्तों। चलिए, जब गोंडवाना लैंड टूट गया तो इसके विभिन्न हिस्से अलग अलग वेगों के साथ अलग अलग हो गए, और आज भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका, दोस्तों ये जो देश है ना, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है और दक्षिण अमेरिका है, ये दोस्तों गोंडवाना लैंड से टूट कर बने। किससे? गोंडवाना लैंड से। और दोस्तों ये जो है पानी में तैरते हुए अलग हो गए। भारत 2021 तक दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। दोस्तों 2021 तक दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निकाल सकता है भारत, उत्पादन कर रहा है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान के अनुसार अनुमानित सकल मूल्य वर्धित में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान जो है 2011-12 की कीमतों पर 2020-21 में दूसरी तिमाही के लिए 2.06%, मतलब दोस्तों इतना परसेंट जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है योगदान दे पा रहा है। मौजूदा कीमतों पर 2020-21 की दूसरी तिमाही में इससे जारी 1.45 है। सकल घरेलू उत्पाद में खनन उद्योग कम योगदान में के कई कारण दोस्तों, जीडीपी में कई कम योगदान दे रहा है, जैसे मंजूरी और कानूनी बाधाएं। दोस्तों खनन क्यों नहीं हो पा रहा है दोस्तों? मंजूरी ही नहीं देती है राज्य सरकार, और कानून की भी बाधा होती है, और जनता भी दोस्तों कभी कभी बाधा डाल देती है। जैसे दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ में अस्तेव जनरल है दोस्तों, वहाँ 1-2 लाख पेड़ों को काट के कोयला निकाला जा रहा है और वहाँ की जनजाति विरोध कर रहे हैं। उच्च शुल्क दोस्तों, मतलब ज़्यादा पैसा लग जाता है दोस्तों खनन करने में। खराब अन्वेषण दोस्तों, हमारी जो शोध पद्धति है, हमारी टेक्नोलॉजी है, वो खराब है अभी। सार्वजनिक उपक्रमों का एक अधिकार दोस्तों, मतलब सार्वजनिक सरकार ही जो है खनन कर सकती है, और धीमी आधुनिकीकरण दोस्तों, हम टेक्नोलॉजी अपनी तेजी से विकसित नहीं कर रहे हैं। भारत के 17% से अधिक भूमि क्षेत्र में खनिज भंडार है दोस्तों। जो भारत का 100% जमीन है उसमें से 17% से अधिक भूमि पर जो है आपको खनिज भंडार मिलेंगे। इसका मतलब दोस्तों 17% जमीनों में खनिज मिलेंगे, जबकि खनन केवल 0.25% पर ही हो रहा है दोस्तों। 17% पर खनन होना चाहिए, लेकिन दोस्तों हम कहाँ कर रहे हैं? बस 0.25% पर ही कर रहे हैं। भारत के खनन क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने की अपार संभावनाएं हैं दोस्तों। भारत की जो खनन क्षेत्र है उसमें आयात दोस्तों, हम कई चीज़ें जो आयात करते हैं, पेट्रोलियम आयात करते हैं दोस्तों, कोयला भी आयात करते हैं, खरीदते हैं दूसरे देशों से, उसे जो है कम कर सकते हैं। खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन अधिनियम 2021 निवेशकों के लिए भारत में धातु उद्योग में निवेश करने के अवसर को बढ़ा रहा है। मतलब दोस्तों धातु उद्योग में जो विदेशी लोग हैं वो निवेश कर सकते हैं, तो ये जो है बढ़ा रहा है कौन? खान और खनिज विकास मंत्रालय। अगला 6वां प्रश्न, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से, जो शहर की भूमि है उसके उपयोग करने के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों शहरी भूमि के उपयोग के लिए जल निकायों से, जल जहाँ से बहता है वहाँ से भूमि उद्धार, पृथ्वी के उद्धार के लिए पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उदाहरण सहित उत्तर देना है। 150 शब्दों में 10 अंक। भूमि पुनर्ग्रहण समुद्र, झीलों, नदी के तल आदि जैसे स्थलों से कई भूमि बचाने की प्रक्रिया है दोस्तों। भूमि पुनर्ग्रहण से क्या है दोस्तों कि समुद्र से, झीलों से, नदी के तल आदि जैसे स्थलों से नई भूमि बनाने की प्रक्रिया है दोस्तों। मतलब जो समुद्र है, झील है, नदी है, उसको पाट कर और दोस्तों नया जमीन बना देना। आप देखते होंगे दोस्तों नदी किनारे, समुद्र किनारे, तालाब किनारे लोग जो है पाट कूट के घर बना लेते हैं, वही कर रहा है।
सभी भूमि उपयोग में जल निकायों के पुनर्ग्रहण के विभिन्न पर्यावरणीय परिणाम होते हैं, जैसे कि जल पारिस्थितिकी को नुकसान, बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि। दोस्तों अभी पहले आप जिस शहर में रहे होंगे वहाँ दोस्तों तालाब ज़्यादा आपको दिखे रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आज आपको तालाब कम दिख रहे होंगे, क्योंकि लोगों ने दोस्तों पाट पाट के उसमें घर बना लिया है। तो कह रहा है कि नुकसान, बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि, प्रजाति का विलुप्त होना। दोस्तों कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, पेयजल प्रदूषित हो जाता है। दोस्तों जब पानी ही नहीं निकलने के लिए, इकट्ठा होने के लिए होगा आदि। मुंबई जिसने 1970 से 2011 के बीच अपनी 71% आर्द्र भूमि खो दी। दोस्तों जो आर्द्र भूमि 71% थी वो जो है दोस्तों खत्म हो गई और बाढ़ की घटनाओं का सामना कर रहा है। दोस्तों आर्द्र भूमि में पानी जाके रुकता था, अब दोस्तों वो खत्म हो गई तो बाढ़ जो है आएगा ही। दोस्तों आपके शहर में जो तालाब है वो सबको पाट दिया जाए और दोस्तों पाट के घर बना लिया जाए तो पानी दोस्तों रुकने के लिए नहीं होगा तो बाढ़ आएगा। इस तरह 1960 के दशक में बेंगलोर में 262 झीलें थी। बेंगलोर में कितनी झीलें थी? 262। अब उनमें से केवल 10 में ही पानी है दोस्तों, और 262 झीलों में से मात्र जो है बेंगलोर में 10 झीलों में ही पानी है, बाकी में दोस्तों खत्म हो गया। तो सोच सकते हैं किस स्तर की जो है कहानी है यहाँ जो है भारत में। ठीक है दोस्तों, अगला, जल निकायों के अतिक्रमण से दोस्तों जहाँ जाकर रहता था, मतलब रहने की जगह को अतिक्रमण मतलब दोस्तों वहाँ कब्जा करने से जल स्तर में हानिकारक रसायनों, जल स्तर में दोस्तों जल के स्तर में जो है हानिकारक रसायन जैसे आर्सेनिक, तांबा, क्रोमियम की सांद्रता होती है दोस्तों, ये नीचे चले जाते हैं और पीने वाले पानी में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में जल निकायों के अतिक्रमण से, मतलब दोस्तों जल जहाँ जाके इकट्ठा होता था उसको जो है पाट फूट देने से, अतिक्रमण से उच्च स्तर की आर्सेनिक प्रदूषण हुआ है। दोस्तों कई बार दोस्तों जल छोटे छोटे जगहों पर होता है, वहाँ दोस्तों जब वह जल जाता है तो जल सूख जाता है और आर्सेनिक नीचे नहीं जा पाता है। लेकिन दोस्तों जब जल के सभी स्रोत पाट दिए जाते हैं तो धीरे धीरे रिस्क दोस्तों खतरनाक जो रसायन है वो नीचे चले जाते हैं। सभी क्षेत्रों में जल निकाय पारिस्थितिक वस्तुओं और सेवाओं से लेकर प्रत्यक्ष उत्पादन तक मूल्य और उपयोग की विविधता प्रदान करते हैं। सभी क्षेत्रों में दोस्तों जल निकाय जो है पारिस्थितिक वस्तुओं और सेवाओं से लेकर प्रत्यक्ष उत्पादन तक मूल्य और उपयोग की विविधता प्रदान करते हैं। इसलिए पूरे पारिस्थितिक तंत्र के अविभाज्य हिस्से के रूप में जल निकायों को बहाल करने, जल जो निकाय उन्हें बहाल करने, मतलब दोस्तों जल जो निकाय हैं उन्हें जो है साफ सुथरा कर दिया जाए और इसे पाटने, अतिक्रमण न किया जाए, करने दिया जाए। संरक्षित करने, प्रतिबंधित करने, मतलब जो है कोई संरक्षित किया जाए, बचाया जाए, और प्रतिबंधित करने और बनाए रखने के प्रयास शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है। अगला 7वां प्रश्न दोस्तों, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके पड़े प्रभाव को बताइए। दोस्तों 2021 में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और पूरे विश्व वैश्विक घटनाओं दोस्तों 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोट की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए दोस्तों, वैश्विक जो घटना है उसका उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभावों को बताना है। दोस्तों कि जो क्षेत्र है, राज्य है, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको बताना है। 150 शब्दों में दोस्तों 10 अंक का। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक टूटन है। दोस्तों ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी जब टूटती है दोस्तों तो ज्वालामुखी निकलता है, जिसमें मैग्मा, ज्वालामुखी, राख और गैस सतह से बाहर निकलते हैं। और इससे दोस्तों क्या होता है कि जो मैग्मा है, ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसमें मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी, राख, गैस सतह से बाहर निकलते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह ऊपर आ जाते हैं। 2021 में कुछ ज्वालामुखी विस्फोट इस प्रकार थे। हंगा टोंगा, हंगा हापई, यह दूरस्थ ज्वालामुखी झावा और विस्फोट पैदा करता है तथा गर्म मैग्मा समुद्र के पानी के साथ संपर्क करता है दोस्तों। और दोस्तों जब ये गर्म मैग्मा निकलता है तो समुद्र का जो पानी है उसमें मिलता है और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है दोस्तों, पानी जो है खराब होने लगता है, मतलब दोस्तों क्वालिटी खराब हो जाती है। बारिश की कम अवधि दोस्तों, बारिश कम होने के कारण फसल की क्षति, फसल नुकसान होने के कारण वनस्पति के विनाश का कारण बनता है दोस्तों। तो ये जो ये दो ज्वालामुखी निकलता है, इससे बारिश कम होती है, फसल का नुकसान होता है, वनस्पति जो है दोस्तों विनाश कर देती है, वनस्पतियां खराब हो जाती है। ताल मनीला के पास दोस्तों ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का नाम है दोस्तों। ये ज्वालामुखी साल भर में लगातार भूकंप और प्रचुर मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का उत्पादन किया है। तो दोस्तों ताल मनीला के पास जो
ज्वालामुखी है दोस्तों, ये साल भर निकलता रहता है। अब इसका लगातार भूकंप आता रहता है, प्रचुर मात्रा में दोस्तों इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो ग्लोबल कूलिंग का कारण करती है दोस्तों। और ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। और दोस्तों CO2 जब निकलता है तो उससे जो है क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। फुकुतोकु ओका नोबा प्रशांत के दोस्तों बीच में यह विस्फोट ने हवा में 54,000 फीट से अधिक राख मलबा झामा उत्पन्न किया। मतलब दोस्तों 54,000 फीट, मतलब इतनी ऊंचाई से भी ज़्यादा जो है इसकी राख मलबा और झामा उत्पन्न कर दिया है। कौन सा दोस्तों, फुकुतोकु ओका नोबा पर ये जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी की राख ने क्षेत्र की मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि की है। और ये दोस्तों जब इसमें से जो निकलता है ज्वालामुखी, तो जो आसपास की मिट्टी है दोस्तों उसमें उत्पादन में वृद्धि हुआ है। मतलब दोस्तों मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। एटना दोस्तों क्या, यह सिसिली का सौर ज्वालामुखी है। इसमें फव्वारे हवा में हजारों फीट तक पहुंच गए और हजारों फीट तक ऊपर पहुंच गए, और साथ में राख सैकड़ों मील दूर जमा हो गई। एटना की ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है दोस्तों। ज्वालामुखी जो होता है वो प्राकृतिक घटना है, इससे बचा नहीं जा सकता। मतलब ये होगा ही दोस्तों, लेकिन इसके प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। मतलब दोस्तों ज्वालामुखी का प्रभाव कम से कम हो, इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं। अगला, भारत के एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए दोस्तों। उपमहाद्वीप, एक तो महाद्वीप होता है, एक उपमहाद्वीप। मतलब दोस्तों एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, विस्तार से उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, उपमहाद्वीप महाद्वीप का एक हिस्सा है दोस्तों। महाद्वीप जो होता है दोस्तों, जिससे उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, मतलब उसका ही हिस्सा उपमहाद्वीप होता है, जो राजनीतिक और भौगोलिक रूप से शेष महाद्वीपों से अलग है दोस्तों। अब ये जो उपमहाद्वीप होता है राजनीतिक और भौगोलिक रूप से शेष महाद्वीपों से अलग होता है। लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले भूमि का एक बड़ा टुकड़ा भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से अलग हो गया दोस्तों। भारत का उपमहाद्वीप किससे अलग हुआ है? गोंडवाना से अलग हो गया और यूरेशियन द्रव्यमान का हिस्सा बन गया। और दोस्तों यूरोप के साथ जो है जाकर वहाँ जो है मिल जाता है, यूरोपियन महाद्वीप का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। भारत उपमहाद्वीप में भारत, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान शामिल है। और दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? तो कह रहा है भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान शामिल है। इन देशों के लोगों ने जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा किए हैं। मतलब दोस्तों ये जो देश के लोग हैं वो हमारे साथ जो है भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर हमारे साथ ऐतिहासिक संबंध जो है जोड़ के रखे हैं। क्या ऐतिहासिक संबंध जोड़ के रखे हैं? ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक संबंध साझा किए। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में दक्कन प्रायद्वीप जैसी इसकी प्राकृतिक सीमाएं किसकी? भारत की। इसे विश्व में एक विशिष्ट पहचान देती है। यह दक्षिण में हिंद महासागर, दोस्तों दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है दोस्तों। और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर दोस्तों। और दक्षिण पश्चिम में जो है अरब सागर है दोस्तों। और पूर्व में कौन है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है दोस्तों कौन? भारत। यह पृथ्वी के कुल भूमि का लगभग 2.4% कवर करता है। मतलब दोस्तों दुनिया में जितनी भी जमीन है उसका 2.4% पर भारत जो है। भारत दुनिया भर में सबसे पुरानी सभ्यताओं और देशों में से एक है। हमारी जो सभ्यता है दोस्तों वो सबसे पुरानी है। और एक समझ रहे हैं, एक है। इसका कम से कम 4,000 साल का इतिहास विकसित और मौखिक दस्तावेज के माध्यम से माना जाता है। और दोस्तों कह रहा है कि इसका जो है 4,000 साल का इतिहास जो है मौखिक दस्तावेज के दस्तावेज से जो है 4,000 इतिहास का दोस्तों लिखा गया है मौखिक रूप से दोस्तों। मतलब जो है लोगों से दोस्तों पूछ कर। इस प्रकार भारत को एशिया का उपमहाद्वीप माना जाता है और इसलिए भारत को जो है एशिया का उपमहाद्वीप जो है माना जाता है। 9वां प्रश्न दोस्तों, मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। दोस्तों आज हम जो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, मतलब दोस्तों हम टीवी, टेक्नोलॉजी सबका उपयोग कर रहे हैं, इसके बावजूद दोस्तों आदिवासियों का जो ज्ञान है, जो आदिवासी जंगल में रहते हैं उनका जो ज्ञान है, उनकी ज्ञान की प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। दोस्तों तुलना करना है, तुलना में हमारी तुलना में जो है जो हम मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच करना है। आदिवासियों द्वारा साझा की जाने वाली आदिवासी ज्ञान प्रणाली प्रकृति के सदियों के अवलोकन, विशेषकर पक्षियों, जानवरों के व्यवहार से उत्पन्न होती है। मतलब दोस्तों आदिवासियों को जंगल में रहते हैं तो जंगल का फल फूल
जड़ी बूटी, पशु पक्षियों के, जानवरों की आवाज़, उनके व्यवहार को पहचानते हैं। जनजातीय ज्ञान प्रणालियाँ निम्नलिखित तरीके से मुख्य धारा के ज्ञान और संस्कृति से अद्वितीय है। मतलब दोस्तों हम लोग मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, हमारे पास रेल, सड़क, टीवी, लेकिन दोस्तों अभी आदिवासी नहीं जुड़े हैं, तो उनके मुख्य ज्ञान के संस्कृति अद्वितीय है दोस्तों। जनजातीय ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को केवल मौखिक परंपरा द्वारा ही पारित किया गया है दोस्तों। कई बार जो जनजातीय ज्ञान है दोस्तों, मतलब जो जंगल में रहते हैं उनको दोस्तों कई जड़ी बूटी, फल फूल और चीज़ों को ज्ञान होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में दोस्तों मौखिक रूप से जो है, लिखित नहीं, मुंह से ही बताकर जो है दी जाती है। दूसरी वो मुख्य धारा के ज्ञान को किताबों और रिकॉर्डिंग से संरक्षित किया जाता है दोस्तों। हमारी जो ज्ञान है वो क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हम वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, तो उससे जो है हम जानते हैं। जनजातीय ज्ञान प्रणाली ज्ञान के संरक्षण पर आधारित होती हैं, और दोस्तों ये ज्ञान का जो संरक्षण है उसको करती हैं, जबकि मुख्य धारा की ज्ञान प्रणालियाँ वैज्ञानिक सत्यापन पर आधारित होती है। मतलब दोस्तों विज्ञान ने अगर सत्यापन किया तो सही है, नहीं तो हम उसे छोड़ देते हैं। जनजातीय ज्ञान प्रणालियाँ गैर बहिष्करणीय है और समानता द्वारा चिन्हित है दोस्तों, मतलब उन्हें बहिष्कार नहीं किया जाता है और समानता पर चिन्हित है। जबकि मुख्य धारा की ज्ञान प्रणालियों में शिक्षा की उच्च लागत दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक पैसा, पेटेंट की सुरक्षा, सामाजिक बहिष्कार आदि जैसे कई बाधाएं हैं। मतलब दोस्तों समाज में बहिष्कार भी कर दिया जाएगा कोई अगर ज्ञान खोज निकाले तो। ऐसा माना जाता है कि भारत में आदिवासी ज्ञान का ह्रास हो रहा है। मतलब दोस्तों आदिवासियों के पास जो ज्ञान है वो जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जनजातीय ज्ञान की एक उचित रिकॉर्डिंग, दस्तावेजीकरण और संरक्षण समय की आवश्यकता है कि जो जनजातियों को दोस्तों ज्ञान है उसको हम रिकॉर्डिंग करें, उसको जो है संरक्षण करें आगे भविष्य के लिए, और इसे डिजिटल करना मानव समाज के इन तेजी से खोने वाले घटकों की बहाली, प्रसार, पुनरुद्धार और वृद्धि जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। दोस्तों आज देख रहे हैं कि पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं दोस्तों। पहले जो है लोगों को दवा खाने की जरूरत नहीं थी, फल फूल और दोस्तों पेड़ पौधों से, जड़ी बूटी से ही जो है दवा इलाज हो जाता था। लेकिन दोस्तों वो सब किसके पास ज्ञान है, आदिवासियों के पास। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले दोस्तों गिग इकोनॉमी होती क्या ये जानिए दोस्तों। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो इसे गिग इकोनॉमी बोला जाता है दोस्तों। मतलब दोस्तों आपकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, कल जो है आप नौकरी बदलते रहते हैं। गिग इकोनॉमी लचीली, अस्थायी या फ्रीलांस नौकरियों पर आधारित है दोस्तों। लचीली है, अस्थायी है, नौकरी आज है कल छूट जाएगी, कल दूसरा पकड़ लेंगे आप, जिसमें अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहक से जुड़ना शामिल होता है। गिग इकोनॉमी काम को समय की जरूरतों के अनुकूल बनाकर लचीला जीवन शैली की मांग करने वाली महिलाओं को फायदा पहुंचा सकती है। मतलब दोस्तों जब काम करने का मन करे तो कीजिए, नहीं करने का मन करे तो मत कीजिए, तो ये महिलाओं के लिए फायदा है। गिग इकोनॉमी महिलाओं को रोजगार के साथ गृहिणी को अपनी पारंपरिक भूमिका को संतुलित करने की अनुमति देता है। मतलब गिग इकोनॉमी से दोस्तों वो काम भी कर लेंगी, पैसा भी कमा लेंगी, और जो परिवार का देखभाल है वो भी कर सकती हैं। दोनों काम हो सकता है गिग इकोनॉमी की दोस्तों। परमानेंटली काम होगा तो आपको जो है डेली जाना पड़ेगा, और जाना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, जाने के साथ साथ आपको वहाँ जो है समय देना पड़ेगा जितने घंटा। महिलाएं घर से काम करके काम कर सकती हैं, और इस प्रकार यात्रा और रात की पाली के दौरान सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं होगा। मतलब घर से भी इकोनॉमी में काम किया जा सकता है, घर से भी दोस्तों, समझ रहे हैं, घर से भी जो है गिग इकोनॉमी में काम किया जा सकता है। अगला कहा रहा है डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि और बिक्री और वितरण, नौकरियों के लिए वर्चुअल वर्किंग बढ़ती स्वीकृति से। मतलब दोस्तों डिजिटल बढ़ने के कारण जो है उपयोग में वृद्धि, मतलब दोस्तों मोबाइल टीवी का, और बिक्री और वितरण दोस्तों, बिक्री करना, सामान का वितरण करना, नौकरियों के लिए वर्चुअल वर्किंग दोस्तों, मतलब घर बैठे ही या ऑनलाइन ही काम कर लेना। बढ़ती स्वीकृति से महिलाओं के लिए उन क्षेत्रों में प्रवेश करने के अवसर खुले हैं जहां ऐप और फोन कॉल के माध्यम से ही बातचीत का प्रबंधन किया गया है, मतलब ऐप से ही काम कर दिया जाए। कोविड-19 के मद्देनजर गिग इकोनॉमी के उदय में औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने की क्षमता है दोस्तों। औपचारिक क्षेत्र मतलब दोस्तों सरकारी नौकरी में भी नई तकनीकों को अपनाने से महिलाओं के लिए बेहतर अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए कौशल महत्वपूर्ण है, मतलब कौशल जो है होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है नरमपंथियों की, 11वां प्रश्न, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया है, टिप्पणी कीजिए। मतलब दोस्तों जो नरमपंथी थे, मतलब अहिंसकवादी थे दोस्तों, हिंसा नहीं करना चाहते थे, अनुनय विनय से जो है
अनुनय विनय से जो है अपना जो है क्या करना चाहते थे दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। कह रहा है कि उनके कारण जो है स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार हुआ, स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ इनकी वजह से ही तैयार हुआ, या उनका आंदोलन किस सीमा तक उनका आंदोलन जो है आधार तैयार किया स्वतंत्रता के लिए, टिप्पणी कीजिए। चलिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता जैसे राष्ट्रीय नेता जो प्रारंभिक काल 1885 से 1905 के दौरान कांग्रेस की नीतियों पर हावी थे, मतलब दोस्तों ये जो है नरम दल के नेता थे दोस्तों, याद रखिएगा, पूछ भी देता है। फिर दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह 1885 से 1905 तक दोस्तों जो कांग्रेस की जो भी नियम कानून बनते थे उनमें इनका जो है ये जो चाहते थे वो करा लेते थे। उदारवाद और उदार राजनीति में कट्टर विश्वास रखते थे, ये हिंसा उंसा में विश्वास नहीं रखते थे, उदारवादी थे, और इस कारण उन्हें नरमपंथी कहा जाने लगा। उन्होंने प्रार्थना और याचिका की पद्धति का इस्तेमाल किया, कहे कि लड़ाई झगड़ा अंग्रेजों से नहीं करेंगे, प्रार्थना अनुनय विनय करके ही हम जो है मामले को सुलझा लेंगे। समझ रहे हैं, यही ये लोग, मतलब यही जो है ये लोग करते थे, अनुनय विनय ही करके जो है अपना मामला निपटाना चाह रहे थे कि लड़ाई झगड़ा न किया जाए। ठीक है, प्रार्थना याचिका की पद्धति का इस्तेमाल किया, और अगर वो विफल हो गया तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संवैधानिक आंदोलन का सहारा लिया। अनुनय विनय अगर किए और जो है वो भी मतलब वो अंग्रेज नहीं माने तो संविधान का प्रयोग किया, संवैधानिक आंदोलन का प्रयोग किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आधार को व्यापक बनाने में नरमपंथियों की भूमिका दोस्तों क्या थी, मतलब जो है भारत के जो संविधान था उसको जो है स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक करने में, बहुत बड़ा करने में इन्होंने कैसे योगदान, उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षण दिया, मतलब राजनीति में भाग लेने में, और किस तरीके से आंदोलन किया, और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। और दोस्तों जो आधुनिक विचार थे उनको उनके अंदर जो है डालें। उनका राजनीतिक कार्य कठिन वास्तविकताओं पर आधारित था, कठिन काम था, न कि उथली भावनाओं से धर्म आदि पर। ये धर्म और जाति पर राजनीति नहीं करते थे, वे समान हितों वाले सभी भारतीयों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में सक्षम थे। और दोस्तों वे समान हित जो चाहते थे उनके लिए एक व्यापक राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र में जागृति पैदा करने में सक्षम थे। अगला, दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में शुरुआती राष्ट्रवादियों ने भारत में ब्रिटिश शासन का राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। दोस्तों कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन, जो अंग्रेजों का शासन था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किए ये लोग, मतलब उनको समझे, और भारत में ब्रिटिश शोषण की व्याख्या करने के लिए निकासी सिद्धांत को सामने रखा। मतलब दोस्तों निकासी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने लिखा कि किस प्रकार भारत से पैसा कमा के जो है अंग्रेज जो है ब्रिटेन अपने देश में भेज देते हैं। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के शोषण चरित्र को उजागर किया कि किस प्रकार भारत का शोषण कर रहे हैं अंग्रेज, इस प्रकार इसकी नैतिक नींव को कमजोर किया है, और दोस्तों भारत की जो नैतिक नींव है वो कैसे कमजोर कर रहे हैं। इस प्रकार नरमपंथी या अखिल भारतीय जनमत बनाने में सक्षम थे, और पूरे राष्ट्र में ये जनमत सहमति बनाए कि भारत में ब्रिटिश शासन भारत की गरीब और आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। मतलब दोस्तों भारत में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, इसका कारण जो है दोस्तों ब्रिटिश शासन है, अंग्रेजों का शासन है। संवैधानिक सुधारों की राष्ट्रवादी मांगे, परिषदों के विस्तार, संविधान में जो सुधार करना था, राष्ट्रवाद की मांगे, परिषदों के विस्तार और परिषदों के सुधार विशेष रूप से वित्त पर अधिक नियंत्रण के आसपास केंद्रित थी। मतलब दोस्तों पैसा जरूरी था इनको सुधार करने के लिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने लोकतांत्रिक स्वशासन के दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ काम किया। जो पहले राष्ट्रवादी थे उन्होंने लोकतंत्र और स्वशासन, मतलब दोस्तों लोकतंत्र बनाए रखना और अपना शासन दीर्घकालिक लंबे समय के उद्देश्यों के साथ काम किया, लंबे समय तक जो है काम किया। जन भागीदारी की कमी के कारण जनता पूरी तरीके से भाग नहीं ले रही थी। उसके कारण नरमपंथी अधिकारियों के खिलाफ जो झाड़ू राजनेता राजनीतिक रुख नहीं अपना सके, जनता पूरी तरीके से भाग नहीं ले रही थी। इस कारण नरमपंथी अधिकारियों के खिलाफ जो नरमपंथी अधिकारी थे, जो राजनीतिक रुख नहीं अपना पा रहे थे, जूझ नहीं पा रहे थे दोस्तों, क्योंकि जनता पूरी तरीके से बाहर। हालांकि वे अपने लोकतांत्रिक आधार, अपनी मांगों के दायरों को व्यापक बनाने में विफल रहे। मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों तक ये अपनी जो है लोकतंत्र को आज़ाद, मतलब जो है आज़ाद कराने में और लोकतांत्रिक आधार को, मांगों को जो है लोकतंत्र को लाने के लिए जो है व्यापक आधार, मतलब बहुत अधिक जनता तक पहुँच नहीं बना पाए। फिर भी उन्होंने आने वाले वर्षों में अधिक जोरदार उग्रवाद
उग्रवादी जन आधारित राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक ठोस आधार तैयार कर दिया। मतलब दोस्तों ये आधार ऐसा तैयार कर दिए कि आने वाली जो भी लोग होंगे वो जो है उग्रवाद तरीके से भी और जो है जन आधारित जनता जो है उसमें शामिल हो जाए और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आधार बना दिए। दोस्तों आधार बनाना मतलब दोस्तों जैसे आपका घर बन रहा है तो घर का नींव डाल दिए। अगला 12वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। मतलब दोस्तों असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ उसमें रचनात्मक कार्य महात्मा गांधी जी ने क्या किया, मतलब क्या क्या जो है बेहतरीन काम किए। 150-250 शब्दों में लिखना है 15 अंक का। दोस्तों 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस के माध्यम से रचनात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत की। मतलब दोस्तों रचनात्मक कार्य इन्होंने महात्मा गांधी जी ने शुरू कर दिया। ठीक है, गांधी का उद्देश्य रचनात्मक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और अनुशासन के माध्यम से जनता को सशक्त बनाकर, जनता को दोस्तों सशक्त बनाकर मतलब जो है सशक्त करके मतलब जो है जनता को सशक्त बनाना मतलब दोस्तों पैसे रुपए से शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, मानसिक रूप से बनाकर अहिंसक आधार पर एक नए समाज का निर्माण किया कि हिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इसने लोगों के बीच अपने संदेश का प्रसार करके जनता को जुटाने के लिए सबसे अच्छे प्रचार तकनीकी के रूप में काम किया। मतलब दोस्तों जनता को जुटाने के लिए गांधी जी के अनुसार यह एक चरण दर चरण और बहुक्रमिक प्रक्रिया था। मतलब दोस्तों एक लगातार मतलब धीरे धीरे जो है ये क्रम जो है बहुक्रम में जो है बहुत से क्रम में जो है इसे लाए। यह लोगों और पूरे देश की आंतरिक शक्ति को जागृत किया। पूरे देश के लोग जो है जागृत हुए। रचनात्मक सत्याग्रह, आंतरिक विकास और सत्य और अहिंसा की ठोस अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। वह किसी भी रूप में मनुष्य द्वारा मनुष्यों के शोषण को समाप्त करना चाहता था। मतलब वो किसी भी रूप में मनुष्य द्वारा जो है मनुष्य के शोषण को ही समाप्त करना चाहता था। रचनात्मक कार्यकर्ताओं का कार्य जनता को सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित करना। दोस्तों मतलब रचनात्मक कार्यकर्ताओं का कार्य जनता को दोस्तों प्रशिक्षण करना, जनता को जागरूक करना और खादी को सार्वभौमिक बनाना। खादी दोस्तों जो वस्त्र अंग्रेजों का हम पहन रहे थे, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों का वस्त्र क्यों पहनना है, हम हाथ से काटेंगे, सूत खादी वस्त्र पहनेंगे और अंग्रेजों को जो यहाँ लाभ मिल रहा है उसको तोड़ेंगे और हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई सभ्यता के आधार पर गाँव का पुनर्निर्माण किया। गांव का भी दोस्तों पुनर्निर्माण किया। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य शामिल थे। दोस्तों कौन कौन से रचनात्मक कार्य में उसमें शामिल थे? रचनात्मक कार्यक्रम में सांप्रदायिक एकता का पोषण। दोस्तों जो हिंदू मुसलमान था उसको एक करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन, दोस्तों छुआछूत को खत्म करना, वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना। मतलब दोस्तों जो बड़े हो रहे हैं बच्चे उन्हें शिक्षा देना, गाँव को व्यवस्थित सुधार करना, गाँव में व्यवस्थित रूप से सुधार करना, किसानों का उत्थान, किसानों को आगे बढ़ाना, अहिंसक श्रमिक संघों का विकास। मतलब दोस्तों मजदूरों के लिए एक संघ बनाना, मतलब दोस्तों और उसमें जो है अहिंसा का तत्व डालना, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करना, समाज में जो जो बुराई है उसे खत्म करना, शराब का निषेध, शराब पर रोक लगाना, खादी को बढ़ावा देना, बुनियादी को बढ़ावा देना, शिक्षा, महिलाओं का उत्थान, महिलाओं को भी शिक्षित करना, स्वास्थ्य और स्वच्छता में शिक्षा को बढ़ावा देना। मतलब दोस्तों भारत को स्वच्छ बनाने के लिए जो है शिक्षा में बढ़ावा देना, राष्ट्रवाद का प्रचार करना, मतलब भारत के प्रति जो है लोगों का लगाव हो, कुष्ठ रोगियों का उपचार शामिल था। दोस्तों जिनको रोग हो गया कुष्ठ रोग उनका उपचार करना। रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता के बीच अहिंसक शक्ति उत्पन्न करने के लिए गांधी ने कई संस्थाओं की स्थापना की जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट लक्ष्य था। इनके असहयोग और सविनय अवज्ञा नामक अहिंसक प्रतिरोध की पेशकश करने की क्षमता पैदा की। रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी ने न केवल भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थान का भी लक्ष्य रखा। मतलब दोस्तों रचनात्मक जो कर रहे थे महात्मा, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक रूप से दोस्तों स्वतंत्र होना, बल्कि समाज में भी और आर्थिक पैसे रुपए से भी और अपनी संस्कृति से भी उत्थान का लक्ष्य इन्होंने रखा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या? अगला प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 13वां, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणालियों के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। दो विश्व युद्ध हुए दोस्तों, 1914 में, 1939 में, और दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली, जो लोकतंत्र को लाने की एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, इस कथन का मूल्यांकन करना है दोस्तों।
तो कह रहा है दोस्तों, पाला कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के राजनीतिक पुनर्निर्माण में, यूरोप का जो राजनीतिक पुनर्निर्माण था, मतलब बन रहा था, उसमें गणराज्यों ने कई राजतंत्रों की जगह ले ली। जो गणराज्य थे दोस्तों, वो कई राजतंत्रों की जगह ले ली। मतलब दोस्तों, राजतंत्र जहाँ था वहाँ जो है लोकतंत्र आ गया, गणतंत्र आ गया। युद्ध ने यूरोप में राजनीतिक लोकतंत्र के विकास में विकल्प के रूप में फांसीवाद को जन्म दिया। और दोस्तों, युद्ध के यूरोप में जो युद्ध का युद्ध जो यूरोप में हुआ, वो राजनीतिक लोकतंत्र के विकास के विकल्प में, जो राजनीतिक लोकतंत्र था उसके विकास के विकल्प के रूप में दोस्तों, जो विकास हो रहा था उसके विकल्प में के रूप में फांसीवाद को जन्म दिया। फांसीवाद को भी जन्म हो गया दोस्तों। लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के लिए कई चुनौतियां अंतर्युद्ध के वर्षों में सामने आई। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दोस्तों, जो लोकतंत्र था, जो लोकतांत्रिक देश थे, उनके लिए कई चुनौतियां अंतर्युद्ध के वर्षों के में सामने आई। मतलब दोस्तों, युद्ध के समय सामने आई। पहला, इटली में युद्ध में राष्ट्र एक नए समाज में कामकाजी मॉडल के रूप में पूर्व राष्ट्रवादियों के काम के लिए प्रेरणा था, जिन्होंने फांसीवादी अधिनायकवादी राज्य को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब दोस्तों, इटली में युद्ध जो हुआ उसके कारण दोस्तों, जो कामकाजी मॉडल के रूप में राष्ट्रवादियों के काम के लिए प्रेरणा था, मतलब जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने जो है उस राष्ट्रवाद का प्रयोग करके फांसीवादी अधिनायकवादी तानाशाही शासन खड़ा करने में भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अति राष्ट्रवाद के उदय ने सैन्यवाद को बढ़ावा दिया। मतलब दोस्तों, अपना राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है, अपना ही राष्ट्र जो है महान है, इसकी वजह से दोस्तों सैन्यवाद, मतलब दोस्तों सैनिक शासन को बढ़ावा दे दिया पूरी दुनिया में। जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने के कारण साम्यवाद पर प्रतिबंध लगा और संविधान को निलंबित कर दिया गया। और दोस्तों, ये विश्व युद्ध के होने के कारण दोस्तों जर्मनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज टैक्स लगा दिया गया था। तो दोस्तों, जनता परेशान थी और बदला लेने के लिए उतावली थी, और उसी जनता का विचारधाराओं का लाभ उठाकर हिटलर जो है साम्यवाद, और जो है साम्यवाद जो समानता, मतलब दोस्तों हर चीज़ें जो है साम्यवाद था। मतलब साम्यवाद का मतलब दोस्तों ये होता है कि हर चीज़ों पर जनता का अधिकार हो, समझ रहे हैं, पर प्रतिबंध लगा दिया। और संविधान जो चल रहा था, संविधान से चुनाव हो रहा था, उसको निलंबित कर दिया, संविधान को ही खत्म कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद निरंकुशता सबसे बड़ा खतरा था। मतलब दोस्तों, तानाशाही शासन आना। महामंदी के कारण आर्थिक व्यवस्था और बाजार खराब हो गए। महामंदी दोस्तों, मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं था, न सामान बिक रहे थे, न कोई खरीद पा रहा था, और पारंपरिक उद्योग अब उनका उत्पादन अस्त व्यस्त हो गया। जो पहले से उद्योग धंधे थे वो सब अस्त व्यस्त हो गए। राजा युद्धों की कीमतों पर भी अपनी वंशानुगत अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। राजा युद्ध की कीमत पर भी, युद्ध हो जाए मतलब जो है युद्ध करेंगे, लेकिन अपना वंशानुगत जो अधिकार है अपने राजा बनने का, उसे छोड़ने के लिए राजा तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में जागरूकता की कमी के कारण लोग लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली की सफलता के बारे में आश्वस्त नहीं थे। मतलब दोस्तों, उनको पता ही नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है, इसलिए लोकतंत्र लाने के लिए जो है वो जो है आश्वस्त नहीं थे कि लोकतंत्र क्या होता है। इस प्रकार दो विश्व युद्धों के बीच दुनिया में लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौतियां थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने तक, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब फैलने तक मध्य पूर्वी यूरोप के अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों को मजबूत पड़ोसियों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया। मतलब दोस्तों, जो कह रहा है कि मध्य फैलने तक, द्वितीय विश्व युद्ध फैलने तक पूर्वी यूरोप के अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों की मजबूत पड़ोसियों द्वारा, जो लोकतंत्र जिस राज्य में आ गया था उसमें भी मजबूत, जो उसके पड़ोसी में मजबूत था, वो जबरन कब्जा कर लिया गया। मतलब दोस्तों, जबरन वहाँ जो है कब्जा लिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं ने साबित कर दिया कि वे दुनिया में शांति और समृद्धि सुनिश्चित कर सकती हैं। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थी उन्होंने साबित किया कि दुनिया में शांति और समृद्धि, मतलब जो है सबको खुशहाली जीवन देने में लोकतंत्र ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, यदि क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने लोकप्रिय नेताओं के माध्यम से पोषित किया जाए। मतलब दोस्तों, जो नेता लोकप्रिय है उसके द्वारा जो है शासन चलाया गया। 14वां, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के सर्वेक्षण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनकी स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सोदाहरण वर्णन कीजिए। सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित जो है वर्णन करना है। चलिए भाई, तो यहाँ जो है जो भी कर रहा है उसे देखिए।
विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, जितनी भी दुनिया में पर्वत श्रृंखला है मुख्य, उसकी संरेखण का संक्षिप्त में उल्लेख करना है तथा उनके स्थानीय मौसम पर वो क्या प्रभाव डालती हैं उदाहरण सहित बताना है दोस्तों। तो पर्वत श्रृंखला उच्च भूमि के से रूप संरचना और सर्वेक्षण में समानता के साथ जुड़ी होती हैं। मतलब दोस्तों ये पर्वत जो है भूमि से ही जुड़ी होती है, ऊंचा होती है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं दोस्तों हिमालय है, एंडीज है, आल्प्स है, रॉकीज है, एटलस है। इन श्रेणियों के संरेखण और स्थानीय मौसम की स्थिरता पर अनेक प्रभावों को इस प्रकार बताया जा सकता है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा जो है मौसम पर प्रभाव डालती हैं। अगर दोस्तों हिमालय नहीं होता तो भारत में दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती, समझ रहे हैं दोस्तों। हिमालय जो है ठंडी हवाओं को रोक देता है। तो ये जो है पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में कह रहा है कि पर्वत श्रृंखलाएं क्या महत्वपूर्ण भूमिका मौसम के रूप में निभाती है। हिमालय दोस्तों, हिमालय पृथ्वी पर सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है दोस्तों। हिमालय सब जल्द ही बना हुआ है। हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना? पश्चिम से लेकर पूरब की ओर फैला हुआ है। कितना? 2500। सीमा क्षेत्र में मौसम की स्थिति को प्रभावित करते हुए हवा जल परिसंचरण प्रणाली को प्रभावित करता है, मतलब हवा को जल को। यह भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बत पठार से बहने वाली ठंडी शुष्क हवाओं से बचाता है दोस्तों। तिब्बत से जो ठंडी हवा आती है और जो गर्म हवा आती है भारत में, उसे बचाता है, उसको रोक देता है। यह मानसूनी हवाओं के लिए भी एक बाधा के रूप में कार्य करता है, जो मानसून हवाएं आती हैं जिससे भारत में वर्षा होती है दोस्तों। अगर ये नहीं रहता तो दोस्तों वर्षा ही नहीं होती, सीधा हवा निकल जाती, समझ रहे हैं। आल्पस के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। आल्पस पर्वत क्या है? यह यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला प्रणाली है आल्पस से, जो 8 अल्पाइन देशों में, ये कहाँ है दोस्तों? 8 अल्पाइन देशों में। अल्पाइन मतलब दोस्तों पूरा बर्फ ही बर्फ जमा रहता है, में पश्चिम से पूरब तक 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। रेंज की ऊंचाई और आकार यूरोप में जलवायु को प्रभावित करता है दोस्तों। चौड़ाई और ऊंचाई, पहाड़ों में वर्षा का स्तर बहुत भिन्न होता है। पहाड़ों में दोस्तों वर्षा भिन्न होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। और जलवायु परिस्थितियों में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जलवायु की परिस्थितियाँ आल्पस स्थानीय हवाओं जैसे फोएन, मिस्टबल आदि की उपस्थिति और दिशा को भी प्रभावित करती है। अगला द रॉकीज दोस्तों। द रॉकीज ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे उत्तरी भागों में दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको तक फैले हुए है। मतलब दोस्तों ये कहाँ फैला हुआ है? तो ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे उत्तरी भाग में दक्षिण पश्चिमी और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको तक ये फैला हुआ है द रॉकीज। यह प्रशांत क्षेत्र में नमी से भरी हवाओं को पकड़ लेता है दोस्तों। प्रशांत क्षेत्र में जो नमी से भरी हवा होती है उसको पकड़ लेता है और हवा की तरफ पर्याप्त वर्षा का कारण बनता है, और हवा की तरफ दोस्तों पर्याप्त वर्षा कराता है। इसका आकार और स्थान गर्म चिनुक हवाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब गर्म चिनुक हवाओं को बनाने में भी। पर्वतीय क्षेत्र विश्व की कुल महाद्वीप भूमि का 26.5% भाग आच्छादित करते हैं दोस्तों। जो पूरी दुनिया में जो जमीन है उसका जो है पर्वत दोस्तों 26.5% भाग पर है। पर्वत अपनी जैव विविधता, जल स्वच्छ वायु और अनुसंधान, सांस्कृतिक विविधता, अवकाश, भूदृश्य और आध्यात्मिक मूल्यों के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब पर्वत को दोस्तों किस लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों वहाँ जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु मिलते हैं। जल जो है दोस्तों स्वच्छ जल भी मिलेगा, स्वच्छ हवा भी मिलेगी। अनुसंधान दोस्तों यहाँ शोध भी कर सकते हैं। और दोस्तों आर्कटिक में दोस्तों जैसे निकालने के लिए लोग कई देश पर सांस्कृतिक विविधता दोस्तों वहाँ जो है रहन सहन खान पान अलग ही तरीके का होगा। अवकाश भी दोस्तों भूदृश्य भूमि को देखने का और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए विशेष रूप से है दोस्तों महत्वपूर्ण है। अगला 15वां प्रश्न, आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियर का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं? आर्कटिक दोस्तों कहाँ है? उत्तर दिशा में। अंटार्कटिक कहाँ है दोस्तों? भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा में सबसे। दोस्तों यहाँ दोनों जगह बर्फ होती है, और यहाँ दोस्तों जो बर्फ पिघल रहा है वो किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी के मौसम के स्वरूप, जो पृथ्वी का मौसम है दोस्तों उसको बदल रहा है, और मनुष्य की गतिविधियों का प्रभाव कैसे पड़ता है। मतलब दोस्तों मनुष्य क्या कर रहा है जिसके कारण ये बर्फ पिघल रहा है, इन शब्दों को बताना है 250 शब्दों में 15 अंक का। तो चलिए दोस्तों, आर्कटिक एक महासागर है दोस्तों। आर्कटिक क्या है? एक महासागर है, समुद्र है, जो 12 मासी समुद्री बर्फ का एक पतली परत से ढका है दोस्तों। ये समुद्री बर्फ से जो है पतली परत से जो है ढका रहता है 12 महीने, और भूमि से घिरा हुआ है दोस्तों आर्कटिक, मतलब पृथ्वी से। दूसरी ओर अंटार्कटिक एक महाद्वीप है दोस्तों। क्या है? ये महाद्वीप है। आर्कटिक महासागर है और अंटार्कटिक महाद्वीप है, जो बहुत
बहुत मोटी बर्फ की टोपी से ढका हुआ है दोस्तों। अंटार्कटिक में दोस्तों इतना ज़्यादा ठंड है कि वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते, नहीं रह पाते हैं। और बहुत मोटी जो है बर्फ की टोपी से ढका हुआ है। और समुद्री बर्फ और दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। और समुद्री बर्फ से, समुद्र के बर्फ से और दक्षिणी महासागर से, ये जो है दक्षिण का महासागर है उससे जो है घिरा हुआ है। आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक की ग्लेशियर का पिघलना मौसम के पैटर्न और मानवीय गतिविधियों को अलग तरह से प्रभावित करता है दोस्तों। जब ये बर्फ पिघलेगा तो मौसम का पैटर्न भी बदल जाएगा। ठंडा गर्मी जिस सीजन में होगी वो नहीं होगी उस सीजन के। और मानवीय गतिविधियां दोस्तों, मानव का जो कार्यकलाप है उसमें उसमें भी प्रभाव डालता है, जैसा कि नीचे दिया गया है दोस्तों। आर्कटिक और अंटार्कटिक दुनिया के रेफ्रिजरेटर की तरह काम करते हैं। जैसे दोस्तों आपको गर्मी में ठंड के लिए क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर। इसीलिए दोस्तों ये जो है पृथ्वी को ठंडा रखने का काम करते हैं। चूंकि वे सफ़ेद बर्फ से ढके होते हैं जो अंतरिक्ष में वापस गर्मी को प्रतिबिंबित करते हैं दोस्तों। सफ़ेद पर जो है जब प्रकाश पड़ता है तो दोस्तों अधिकांश जो प्रकाश है वो परावर्तित हो जाता है। तो वही कह रहा है कि ये जो सफ़ेद बर्फ से रखे हुए हैं ये वापस गर्मी को प्रतिबिंबित करते हैं। वे गर्मी को अवशोषित कर दुनिया के अन्य हिस्सों को संतुलित करते हैं और गर्मी को सोख भी लेते हैं दोस्तों। और दुनिया संतुलित रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ती है दुनिया में। इसके अलावा कम बर्फ का अर्थ है कम परावर्तित गर्मी। अगर कम बर्फ हो जाएगा तो गर्मी जो है परावर्तित हो जाएगी दोस्तों, मतलब जो है गर्मी ज़्यादा सोख नहीं पाएंगे, जिसका अर्थ है कि दुनिया भर में अधिक तीव्र गर्मी की लहर, और इससे दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। अब इसका अर्थ चरम सर्दियाँ भी होंगी दोस्तों। अब इससे ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ध्रुवीय जेट धारा गर्म हवाओं से अस्थिर हो जाएंगी। और ध्रुवीय जो जेट धारा है वो गर्म धारा जब आएगी तो उससे स्थिर नहीं रहेगी, अस्थिर हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। अगला कह रहा है इसके अलावा बर्फ की हानि और गर्म पानी। बर्फ दोस्तों, बर्फ का पिघलना, बर्फ का हानि का मतलब बर्फ का पिघलना, बर्फ की हानि और गर्म पानी समुद्र के स्तर में लवणता के स्तर और वर्तमान, लवणता मतलब दोस्तों नमक की मात्रा, और वर्तमान वर्षा पैटर्न को भी प्रभावित करेगा। जो वर्षा दोस्तों जहाँ होती है समय से, वो सब पैटर्न बदल जाएगा। बढ़ते समुद्री तटीय शहर दोस्तों, समुद्र के निकट जो शहर हैं और छोटे द्वीप राष्ट्र दोस्तों, जो समुद्र के बीच बीच में जो छोटे छोटे देश हैं को तटीय बाढ़ और तूफान की विधि के से खतरे में डालते हैं। और दोस्तों यहाँ बाढ़ आ जाएगा, तूफान आएगा और इससे उनका जीवन जो है उस राष्ट्र का या उस तट के लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। बर्फ की कमी के कारण मौसम की अप्रत्याशितता, बर्फ की अगर कमी हो जाएगी तो मौसम जो है अप्रत्याशित रूप से उन फसलों को नुकसान पहुंचा रही है जिन पर वैश्विक खाद्य प्रणालियां निर्भर हैं। मतलब दोस्तों पूरी दुनिया जिस भोजन को करती है उसको भी नुकसान पहुंचा रही है बर्फ की कमी अगर होगी तो। ग्लेशियर मतलब होता है दोस्तों बर्फ। बर्फ के पिघलने के कारण लगातार बाढ़ आ रही है और दोस्तों इंडोनेशिया और कई देश डूबने के कगार पर हैं। बर्फ पिघलता है दोस्तों तो समुद्र का जल स्तर ऊंचा होता है, क्योंकि दोस्तों बर्फ पिघल कर कहाँ जाता है, समुद्र में। और समुद्र का पानी बढ़ता है तो दोस्तों बढ़ने के कारण जो तट पर समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं या समुद्र के बीचों बीच द्वीप देशीय द्वीप हैं वो सब डूब जाएंगे और स्थानीय बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हो रहा है। आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों में वार्षिक समुद्री बर्फ की सीमा बदल रही है और दोनों ही मामलों में यह ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में व्याख्या योग्य है दोस्तों। दोनों जगह बर्फ पिघल रहे हैं और दोनों ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में व्याख्या योग्य है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक समुदाय को एक अस्थायी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मतलब पूरे विश्व को एक अस्थायी दृष्टिकोण जो है अपनाना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकने के लिए। अगला दोस्तों 16वां, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। खनिज तेल मतलब दोस्तों खनिज तेल कहीं मिलता है दोस्तों, किसी देश में नहीं मिलता है। असमान वितरण दोस्तों, लेकिन हर जगह समान रूप से नहीं है। इसके बहुआयामी दोस्तों बहुत से आयामी प्रभाव की विवेचना करना है। चलिए दोस्तों, खनिज तेल गैसोलीन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को बनाने के लिए कच्चे तेल को परिष्कृत करने का एक तरल उप उत्पाद है दोस्तों। खनिज तेल क्या करता है दोस्तों, गैसोलीन और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद को बनाने के लिए कच्चे तेल, जो कच्चा तेल होता है उसको दोस्तों परिष्कृत करके मतलब छान छून के मतलब अच्छा बनाने के लिए उपयोग करने लोग बनाने के लिए एक तरल उप उत्पाद है। कौन? खनिज तेल।
पेट्रोलियम और खनिज तेल वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा ईंधन है दोस्तों। दोनों मध्य पूर्व क्षेत्र के देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और सीरिया पृथ्वी पर सबसे संपन्न तेल क्षेत्र हैं। यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है तेल निकलता है। कहाँ कहाँ कौन कौन से देश हैं तो याद रखिए, ओमान, सीरिया, पृथ्वी पर सीरिया दोस्तों सबसे ज़्यादा तेल निकालने वाला देश होकर भी वहाँ लड़ाई गृह युद्ध होने के कारण बर्बाद हो चुका है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिमी एशिया पर अत्यधिक निर्भर है। पश्चिम एशिया पर विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के कारण दोस्तों निम्नलिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ होते हैं दोस्तों। पहला क्या है, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के कारण यह क्षेत्र स्वयं पर नियंत्रण हेतु भारी शक्ति संघर्ष की ओर ले जाता है। पश्चिम एशिया की भू राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप खनिज तेल के असमान वितरण के कारणों में से एक है दोस्तों। मतलब जहाँ खनिज तेल होता है वहाँ जो है अमेरिका हस्तक्षेप करता है और सोचता है कि हमारे अनुसार जो है वहाँ जो है शासक बने, क्योंकि दोस्तों उससे लाभ होता है। दूसरा, कई विकासशील और अल्प विकसित देशों को तेल भंडारण की कमी के कारण भारी व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। मतलब दोस्तों तेल खरीदने के कारण जो है उनको व्यापार में घाटा होता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। मतलब दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर हम तेल जो है खरीदते हैं और चालू घाटा का सामना करते हैं और दोस्तों चालू घाटा बढ़ जाता है। तेल भंडार का असमान वितरण तेल उत्पादक देशों को कच्चे तेल की कीमत तय करने की स्वायत्ता देता है और दोस्तों जो तेल निकालने वाले देश हैं वो अपना कीमत खुद ही तय करते हैं। यह वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर करता है और इससे दोस्तों विश्व का जो तेल बाजार है इससे अस्थिरता आती है, जिससे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और तेल की कीमतों में वृद्धि से विभिन्न देशों के घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति आ जाती है। मतलब दोस्तों तेल की कीमत बढ़ने का मतलब दोस्तों पूरी चीज़ें बढ़ जाएगी। हर चीज़ की कीमत दोस्तों तेल पर निर्भर करती है। अगर तेल की कीमत बढ़ी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, समझ सकते हैं दोस्तों, तो महंगाई बढ़ जाती है। खनिज तेल के असमान वितरण के कारण भी दुनिया भर में असमान वृद्धि हुई है दोस्तों। जहाँ खनिज तेल जिस देश में पाया जाएगा वो बेच के ज़्यादा अमीर हो जाएगा, जैसे सऊदी अरब, और जहाँ नहीं पाया जाएगा वो गरीब हो जाएगा। आयात कीमतों में वृद्धि से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करने की क्षमता प्रभावित हुई है। और आयात कीमत में वृद्धि दोस्तों तेल खरीदने में सरकार की जो कल्याणकारी योजना में दोस्तों जो जैसे सरकार फ्री में राशन, पैसा, पेंशन देती है उसमें जो है कमी आई है दोस्तों, नहीं दे पा रही है क्योंकि अधिकतम पैसा जो है तेल खरीदने में चला जाता है। तेल ऊर्जा का केंद्रीय स्रोत है लेकिन सीमित है दोस्तों, यह जो है सीमित है तेल, इसलिए वैकल्पिक स्रोत पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तेल के अलावा तेल का जो विकल्प बना हुआ है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। 17वां प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग के विकास में उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है दोस्तों। भारत की जो प्रमुख शहर में आईटी उद्योग के विकास को उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है दोस्तों। तो आईटी उद्योग के विकास में उत्पन्न होने वाले मुख्य मतलब दोस्तों जो आईटी उद्योग वाले शहर हैं उसमें सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है इसकी बात करना है। आईटी मतलब दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना की जानकारी। आईटी उद्योग 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य घटक है। ज्ञान की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ज्ञान से पैसा बनाया जाता है, ज्ञान होगा। 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आईटी उद्योग का 8% हिस्सा है। मतलब दोस्तों जीडीपी का 8% हिस्सा जो है 8% योगदान आईटी क्षेत्र का है। STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अनुसार आईटी कंपनियों द्वारा सॉफ्टवेयर निर्माता फरवरी 2022 की पहली तिमाही में 120 लाख करोड़, ये मतलब दोस्तों 16.29 बिलियन था दोस्तों इतना। भारत में आईटी उद्योग भारत के प्रमुख शहरों जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई आदि में केंद्रित है आईटी उद्योग। इन शहरों में आईटी उद्योग की अलग अलग एकाग्रता के कई सामाजिक आर्थिक निहितार्थ हैं। जैसे पहला, प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग की सांद्रता में सांस्कृतिक परिवर्तन देखे गए हैं। जैसे एकल परिवार में वृद्धि हो रही है दोस्तों आईटी उद्योग के कारण, परिवार जो है छोटा हो रहा है, भोजन की पसंद में बदलाव आ रहा है। प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग के विकास ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार के उच्च अवसरों के माध्यम से एक नए मध्यम वर्ग को जन्म दिया है। महिला जो है इसमें रोजगार मिल रहा है आईटी क्षेत्र में, और दोस्तों ये पैसा रुपया महिलाओं के पास हो रहा है, तो ये दोस्तों मध्यम वर्ग को एक नया वर्ग में जन्म दे दिया है। आईटी उद्योग के विकास ने बेहतर करियर के अवसरों के लिए युवाओं को इन शहरों में स्थानांतरित कर दिया है। मतलब दोस्तों आईटी मतलब जो दोस्तों टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान रखता है वो इन शहरों में जाता है और अपनी योग्यता दिखाता है, जिससे वरिष्ठ नागरिक टीयर 2
थ्री शहरों में रह जाते हैं और दोस्तों वो अपने पेरेंट्स को गांव में ही छोड़ देते हैं या छोटे शहरों में। बंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों को भारत के स्टार्टअप हब के रूप में चिन्हित किया गया है। इससे रोजगार के अपार अवसर पैदा होते हैं। अगर भारतीय स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल दिया मिल रहा है तो भारत सेवा क्षेत्र में भी एक बड़ी शक्ति बन सकता है, अगर माहौल मिला तो। एक ज्ञान आधारित सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में त्वरित आर्थिक विकास का इंजन बनने की जबरदस्त क्षमता है दोस्तों। अगर आपको ज्ञान है, अगर आपने युवाओं को ज्ञान दिया तो हम जो है आईटी के क्षेत्र में आर्थिक विकास दोस्तों तेजी से पैसा रुपया बना सकते हैं। समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए विकास को टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में विकेंद्रित किया जाना चाहिए। ज्ञान आधारित उद्योग में निवेश अगले 2 दशक मतलब 20 सालों में विश्व अर्थव्यवस्था में देश की प्रमुख स्थिति के स्तर को निर्धारित करेगी। अगला दोस्तों 18वां प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। मतलब दोस्तों जो जनसंख्या है उसे शिक्षित करने से जो है जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के लिए उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालना है। शिक्षित जनसंख्या बनाना। यूनेस्को द्वारा प्रभावित जनसंख्या शिक्षा दोस्तों एक शैक्षिक कार्यक्रम है, शिक्षा वाला कार्यक्रम है, समझ रहे हैं, शिक्षा वाला कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र और दुनिया की जनसंख्या स्थिति के अध्ययन के लिए छात्रों में उस स्थिति के प्रति तर्कसंगत और जिम्मेदार दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने का उद्देश्य प्रदान करता है। मतलब दोस्तों छात्र जो है, जो युवा जनसंख्या है उसमें जो है जिम्मेदार बनाना, उन्हें तर्कसंगत बनाना और जिम्मेदार नागरिक बनाने का दृष्टिकोण जो है विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? शिक्षार्थियों की मौजूदा जनसंख्या स्थिति को समझना कि कौन कौन शिक्षा ले रहा है और मूल्यांकन के लिए एक आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु गतिशील ताकतों ने इसे आकार दिया है। इसका प्रभाव स्वयं और उनके परिवार के वर्तमान और भविष्य के कल्याण पर पड़ेगा। शिक्षार्थी को वर्तमान जनसंख्या प्रवृत्ति का ज्ञान प्रदान करना कि वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितनी है। शिक्षार्थी को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के ज्ञान से परिचित कराना कि राष्ट्र की जनसंख्या नीति कितनी है और शिक्षार्थी को जनसंख्या वृद्धि दर के प्रबंधन के सरकारी प्रयास के कारणों की व्याख्या करना कि सरकार जो है जनसंख्या वृद्धि का रोकने के लिए क्या क्या नियम कानून बना रही है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपाय क्या है दोस्तों? 1952 में शुरू किए गए राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम ने परिवार के लिए नैदानिक दृष्टिकोण अपनाया और इस उम्मीद के साथ कि कई क्लिनिक खोले कि लोग सुविधाओं का लाभ उठा सकें। मतलब दोस्तों परिवार नियोजन मतलब परिवार को कम करने के लिए, जैसे दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां हुई या जो है कोंडम हुआ, इसका इस्तेमाल करने के लिए जो है कार्यक्रम किया गया। दूसरा, भारत में जनसंख्या शिक्षा के संस्थागतकरण के प्रयास 3 क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। भारत में जनसंख्या जो है शिक्षा के संस्थागतकरण के प्रयास 3 क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं। स्कूल और अनौपचारिक वयस्क शिक्षा, स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा या उच्च स्तर पर शिक्षा दोस्तों जनसंख्या के लिए। गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सरकार ने 2016 में मिशन परिवार विकास शुरू किया था। मतलब दोस्तों बच्चे कम पैदा हों इसके लिए गर्भ निरोधक गोलियां और परिवार नियोजन सेवाओं को बेहतर पहुंच के लिए। मनुष्य अपनी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि में योगदान देकर अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कल्याण खतरे में डाल रहा है। जनसंख्या बढ़ा के दोस्तों व्यक्तिगत भी उसका नुकसान है, परिवार का भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान है और देश का भी नुकसान है। उसकी तर्कसंगत सोच और कार्य, तर्कसंगत दिमाग और व्यवहार में एक प्रभावी समाधान विकसित होना चाहिए। अब तो दोस्तों जनसंख्या कम हो रही है, अब बहुत से देश परेशान है कि हम जनसंख्या कैसे बढ़ाएं। दोस्तों अब जो है जनसंख्या बढ़ाने के बारे में सोचना है। अगला दोस्तों 19वां प्रश्न, क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों? वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? 250 शब्दों में बताना है। 15, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित एवं आभासी मुद्रा है दोस्तों। यह एक्सचेंज एक माध्यम है जो डिजिटल, एन्क्रिप्ट और विकेंद्रीकृत है। दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित एक आभासी मुद्रा है दोस्तों। मतलब ये रियल में दोस्तों पैसा या नोट नहीं होता है, बस आभास कर सकते हैं। मतलब दोस्तों यह एक्सचेंज का एक माध्यम है। मतलब दोस्तों डिजिटल एन्क्रिप्टेड विकेंद्रीकृत है। अमेरिका डॉलर या यूरो के विपरीत कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है दोस्तों। इसका कोई भी केंद्र का प्राधिकरण नहीं है कि देख रेख कर रहा है जो क्रिप्टो करेंसी के मूल्य का प्रबंधन करता है। मतलब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का मूल्य का कोई भी प्रबंधन जो है नहीं कर रहा है, ये बोला जा रहा है। मतलब कोई प्रबंधन जो है नहीं कर रहा है। वैश्विक समाज पर क्रिप्टो करेंसी का प्रभाव, दुनिया पर प्रभाव क्या पड़ा? वर्तमान में
विश्व विभिन्न मुद्राओं के आधार पर विभाजित है दोस्तों। दुनिया में अलग अलग जो है मुद्रा है, अमेरिका का अलग है, भारत का अलग है, इस तरीके से कर रहा है। समाज को आर्थिक रूप से एक मुद्रा में एकीकृत कर रही है। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों दुनिया में एक मुद्रा बना रही है। क्रिप्टो का उपयोग वित्तीय नाजायज गतिविधियों जैसे नारकोटिक्स, टेबर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है। मतलब दोस्तों क्रिप्टो का उपयोग जो है पैसा गलत जगह उपयोग करने के लिए भी किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग ने समाज में व्यापक असमानता और सामाजिक अन्याय को जन्म दिया है। क्रिप्टो करेंसी सरकार की मुद्रा जारी करने की संप्रभु शक्ति छीन लेता है। दोस्तों अगर क्रिप्टो करेंसी चल गई, लोग उसी में लेन देन करने लगे, तो सरकार जो अपना रुपया या डॉलर जो जारी करती है और उस पर अधिकार होता है सरकार का, वो जो है उसके अधिकार छीन जाएंगे। यह नागरिकों और सरकार के बीच के बंधन को कमजोर कर रहा है। और जो नागरिक हैं और जो सरकार है, इनके बीच जो बंधन होता है दोस्तों, वो जो है खत्म हो गया, कमजोर कर रहा है। भारतीय समाज पर क्रिप्टो का प्रभाव दोस्तों, हाल ही में सरकार ने एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा बनाने और साथ ही सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश किया है। मतलब दोस्तों संप्रभु डिजिटल मुद्रा बनाने के लिए, मतलब दोस्तों डिजिटल मुद्रा हमारी सरकार बनाना चाहती है। और इसके लिए दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश करने की घोषणा की है। भारतीय समाज पर क्रिप्टो के प्रभाव निम्नलिखित हैं दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी ने समाज में अपराध को बढ़ावा दिया है। डिजिटल रूप से निरक्षर लोग क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचने में असमर्थ हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी हमारे समाज में असमानताओं को बढ़ाती है। भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। क्रिप्टो करेंसी पैसे और प्रेषण और रिसीवर के लिए पर्याप्त समय बचाने में मदद कर सकती है, क्योंकि इससे बहुत कम लेन देन शुल्क शामिल होता है दोस्तों। और कर चोरी की संभावना और क्रिप्टो लेन देन से पता लगाने की क्षमता की कमी प्रगतिशील कराधान के उद्देश्य को पीछे छोड़ देगा। मतलब दोस्तों लोग टैक्स ही नहीं देंगे, गुप्त रूप से पैसा निकाल लेंगे, पता ही नहीं चलेगा सरकार को कितना पैसा आ रहा है, और दोस्तों टैक्स मिलेगा ही नहीं। इससे सरकार का टैक्स कम हो गया है। क्रिप्टो करेंसी का दुरुपयोग न हो और बाजार में अत्यधिक अस्थिरता और संभावित घोटालों में निवेश को बचाने के लिए विनिमय की आवश्यकता है, नियम कानून बनाने की आवश्यकता है। अब दोस्तों लास्ट प्रश्न है 20वां। भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता को कैसे बनाए रखता है। मतलब दोस्तों जो भारतीय समाज है वो पारंपरिक जो सामाजिक मूल्य है, परंपरा से जो मूल्य आ रहे हैं, जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, उनको बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है, इसमें होने वाले परिवर्तन का विवरण दीजिए। परिवर्तन भी होता है, वो कैसे होता है। 250 शब्दों में 15 अंक में। भारत विविध संस्कृतियों, समुदाय, धर्मों, भाषाओं, जाति समूहों का एक समृद्ध रूप है दोस्तों। सही मायने में भारत एक बहुल समाज है दोस्तों। बहुत सारे लोग, बहुत तरह भाषा रहते हैं, इसके भीतर विविधताएं हैं, फिर भी एक साझा ऐतिहासिक विरासत है दोस्तों। हमारी जो विरासत है वो एक साझा है, मिला जुला है और इतिहास से जुड़ा हुआ है। मूल्य और विश्वास एकता है, और हमारे अंदर दोस्तों भारत के लोगों के अंदर एक मूल्य है, विश्वास है। सहिष्णुता, सामूहिकता, सहिष्णु होना दोस्तों, हिंसा न करना, सबसे जो है सबकी विचारधाराओं को जो है सम्मान देना, समूह में रहना, अध्यात्मवाद, अहिंसा न करना आदि जैसे कुछ सामाजिक मूल्य हमारी पारंपरिक मूल्य प्रणालियों का हिस्सा है, परंपरा से चले आ रहे हैं। परिवार की संस्था, त्योहार का सामूहिक उत्सव, त्योहार में समूह में मिलकर मनाना, सामाजिक समारोह करना, विवाहों ने पारंपरिक सामाजिक मूल्यों को संरक्षित रखने में मदद किया है। और विवाह में दोस्तों जो सामाजिक मूल्य हैं उसे बनाए रखना भी। अगला है भारतीय जीवन में व्याप्त महान विषयों में से एक सामाजिक अन्योन्याश्रयता है। लोग समूह में पैदा होते हैं। परिवार, कुल, उपजाति, जातियों और धार्मिक समुदायों और विभिन्न समूहों में अविभाज्यता की गहरी भावना महसूस करते हैं दोस्तों। मतलब लगता नहीं है कि हम विभाजित हैं। और विभिन्न कारणों में से जिन्होंने हमारे समाज को अनुकूल एकीकृत करने में विफल कर दिया, उनमें से महत्वपूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की शुरुआत है दोस्तों। राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक मूल्य के कारण हम अलग हो रहे हैं। उद्योग परीक्षण, शहरीकरण, शिक्षा में विधायी तथा सामाजिक परिवर्तन है दोस्तों, इससे कारण हम जो है अलग हो रहे हैं। आधुनिक शिक्षा ने प्रगतिशील मूल्यों जैसे लैंगिक समानता, जाति के आधार पर भेदभाव न करना आदि मूल्यों को प्रणाली को अंग बना लिया है। अब सोशल मीडिया हमारे सामाजिक मूल्यों को अच्छे और बुरे दोनों तरह से प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए मीटू अभियान
हालांकि कुछ परिवर्तन समाज के लिए हानिकारक हैं, जैसे सहिष्णुता में गिरावट आना, एक संस्था के रूप में संयुक्त परिवार का पतन होना, व्यक्तिवाद का उदय होना और सामूहिक मूल्यों में गिरावट आना। पारंपरिक मूल्य और सोचने के तरीके अभी भी भारत के सामाजिक ताने बाने में एक मजबूत भूमिका निभाते हैं, और ऐसा लगता है कि वैश्विक मीडिया और प्रौद्योगिकी के आगमन के बावजूद भी व्यापक सर्वव्यापी हो गया है। ऐसा होना जरूरी भी है। तो दोस्तों ये रहा हमारी कहानी 2021 आइए समान अध्ययन का दोस्तों आज खत्म फर्स्ट पेपर। दोस्तों हमने जो है कहाँ से चालू किया था, 17 से चालू किया था, आज खत्म हो गया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।